बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। आज के अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से जाहिद खोकर और शाहिद हुसैन सेलरा, और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है फ़हीम अख्तर ने। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे मोहब्बत की और मोहब्बत की खातिर होने वाली शादी की। पाकिस्तान से भारत पहुंचकर सचिन नामी नौजवान से शादी करने वाली सीमा हैदर की कहानी में अब एक नया मोड़ सामने आ चुका है और अब वो किसी बड़ी मुश्किल में भी फंस सकती है। गुज़िश्ता साल 13 मई को अपने नाबालिग बच्चों के हमरा नेपाल के रास्ते भारत पहुंचकर मजहब तब्दील किया था और सचिन नामी नौजवान से शादी की थी, जिससे उनकी दोस्ती ऑनलाइन गेम के दौरान हुई थी। इस खबर के अंदर की असल खबर क्या है, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद शाहिद हुसैन सेलरा। जी शाहिद, बताइए ये अंदर की खबर क्या है और आए दिन हम इसमें नया मोड़ देख रहे हैं, क्या मामला है ये? देखें, जो हरियाणा से ताल्लुक़ है, गुलाम हैदर जो कि पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके वकील हैं मोमिन मलिक। उन्होंने ख़त लिखा है, उस ख़त में उन्होंने इंकशाफात किए हैं। वो ख़त नेपाल की गवर्नमेंट और सदर पाकिस्तान को लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी शहरी सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ 10 मई 2023 को विजिट वीज़ा नेपाल का लेकर नेपाल काठमांडू एयरपोर्ट पहुँची थी और वहाँ पर भारतीय शहरी सचिन ने अपने साथियों के साथ उसको मिलकर अगवा कर लिया था, बच्चों के साथ अगवा कर लिया था। और उसके बाद फिर जो नेपाल से भारत पहुंची तो भारतीय हुकूमत को जुलाई 2023 में पता चला कि ये इलीगल एक पाकिस्तानी शहरी वहां रह रही है, इसके खिलाफ इलीगल एंट्री का मुकदमा दर्ज किया गया भारत में और उसके बाद फिर गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के 3 दिन के बाद जो यूपी स्टेट की गवर्नमेंट है वहां की कोर्ट से 3 रोज के बाद सीमा को जमानत मिल गई और अब सीमा को और उसके 3 बच्चे, जिसमें 3 बेटियां हैं और 1 बेटा शामिल है, उनको गैर कानूनी तौर पर जो है रखा गया है सचिन के घर पे, जो कि मीना खानदान है और ग्रेटर नोएडा का इलाका है, जो कि जिला ग्रेटर नोएडा है और अरबूपुरा का इलाका है जिसमें वो रह रहे हैं। उनका ये कहना है कि नेपाल और इंडिया और साथ में पाकिस्तान के कानून की मुकम्मल तौर पर खिलाफवर्जी है और खासतौर पर इन बच्चों को काठमांडू एयरपोर्ट से अगवा किया गया था और ये एक चाइल्ड आप कह सकते हैं कि उसकी स्मगलिंग के जुमरे में आता है, तो लिहाजा इनके खिलाफ पाकिस्तान की हुकूमत, नेपाल की हुकूमत ट्रैफिकिंग के जुमरे में आती है ये तमाम मामला। इंडियन जी बिल्कुल, ये अगवा के जुमरे में आते हैं और इनको वापस लाने के लिए इकदाम किए जाएं, क्योंकि उन्होंने जो इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि सीमा जब दाखिल हुई और तो उसके बाद फिर भारतीय हुकूमत ने उसके खिलाफ एक इलीगल एंट्री का मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बावजूद 3 दिन में उसकी जमानत हो गई। अब सचिन ने 3 बेटियां और 1 बेटा जिसका नाम फरहान है, उसको इलीगल तौर पर वहां रखा हुआ है और 1 साल गुजर जाने के बावजूद ना तो उसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई की जा रही है और ना ही बच्चों को वापस भेजने के लिए इकदाम किए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जिस तरह के मामला हैं तो कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन इलीगल या लीगली तौर पर वहां जाता है या किसी भी वजह से भारत में पकड़ा जाता है तो उसको या तो जेल की जाती है या तो उसको डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन सीमा हैदर के केस, ये एक तारीख का वाहिद अनोखा केस है कि इलीगल एंट्री के बावजूद 3 दिन में उसकी जमानत हो गई, 1 साल गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने मुकदमे का चालान पेश नहीं किया और खासतौर पर 3 बेटियों और 4 बच्चे, जो कि गुलाम हैदर जो कि पाकिस्तानी नेशनल है, नवाब शाह उसका जैकबाबाद के इलाके से ताल्लुक है, उनको इलीगल वहां रखा गया है, तो लिहाजा उनको वापस लेने के लिए इकदाम किए जाएं। केस दायर किए गए हैं, केस में भी पुलिस की जानिब से अब तक कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश नहीं की गई, जो कि यूपी स्टेट की पुलिस है, और उसके बाद फिर अदालतों में भी कोई खास तौर पर प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो हुकूमत पाकिस्तान को कहा गया है कि जो डिप्लोमेटिक तरीका इख्तियार किया जाए नेपाल की गवर्नमेंट से, क्योंकि पाकिस्तान से लीगली नेपाल दाखिल हुए थे और नेपाल से उनको अगवा करके सचिन और उनके लेकिन शाहिद जो सीमा के हस्बैंड हैं, जो वो तो ये कह रहे हैं कि वो वीजा लेके नेपाल गए थे और बच्चे जो थे वो माँ के साथ गए थे, तो उस पर क्या कोई कानूनी कार्रवाई बनती है? उसका तो ये कहना है कि वीजा लेके गए थे। देखिए, कानूनी कार्रवाई बनती है बुनियादी तौर पर कोई भी पाकिस्तानी शहरी, यानी कि अगर कोई माँ या बाप इनमें से किसी एक की परमिशन के बगैर भी वो किसी दूसरे मुल्क जाता है तो वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी क्राइम है, और अगर जिस मुल्क में जाएगा उस मुल्क के कानून के हिसाब से भी वो क्राइम होता है। दोनों की मर्जी शामिल होनी चाहिए किसी भी मुल्क में भेजने के लिए या जाने के लिए। यहाँ पर गुलाम हैदर का ये कहना है कि उसकी बीवी लेके गई, उसको इंडियन मीडिया पर जब खबर रिपोर्ट हुई तो उसके बाद पता चला कि उसकी बीवी भारत पहुँच चुकी है और वहाँ पर जो मीडिया की तरफ से या हुकूमत या पुलिस की तरफ दावे किए जा रहे थे कि जी वो मोहब्बत या पसंद की शादी करने के लिए वहाँ पर पहुँची और अपना मजहब तब्दील कर चुकी है, करना चाहती है। लेकिन यहाँ से जब गई थी पाकिस्तान से तो उस वक्त उनको, गुलाम हैदर को इस बात का इल्म नहीं था, मीडिया पर खबर नशर होने के बाद उसको इस बात का इल्म हुआ। लेकिन उनके वकील जो मोमिन मलिक हैं, जो कि भारत में उनकी खिदमात हासिल की हैं कि बच्चों का केस लड़ें और उनकी
चूंकि अब तक निकाह में सीमा हैदर, तो उनको वापस लाने के लिए इकदाम किए जाएं। तो उन्होंने खुद नेपाल का विजिट किया था कुछ दिन पहले, काठमांडू में गए और एक बताया गया था कि पशुपतिनाथ एक मंदिर है जहां पर उन्होंने शादी की थी हिंदू रस्म रिवाज के तहत। तो उस मंदिर की इंतजामिया ने जिस होटल में काम किया था उस इंतजामिया ने, और उसके अलावा पुलिस ने भी, किसी ने भी इस बात की तस्दीक नहीं की कि 10 मार्च 2023 को इनकी दोनों की हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक सचिन और सीमा की शादी हुई थी। लेकिन यहाँ हैरानकुन सूरत हाल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो फॉरेन ऑफिस है उनकी तरफ से जो रेगुलर ब्रीफिंग होती है मीडिया को, उस दौरान सहाफियों के सवालात के दौरान कुछ ये बताया जरूर गया है कि सवालात भारतीय मीडिया की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है, लेकिन वो पाकिस्तान हुकूमत उनकी मांग करना चाहती है, नहीं करना चाहती। इस हवाले से भारत की हुकूमत की जानिब से सरकारी सतह पर कोई जो इतला नहीं दी गई, और पाकिस्तान की हुकूमत ने भारत की हुकूमत से जो है वो ये सवालात भी पूछे कि क्या उनके दस्तावेजात या कौंसल एक्सेस दिया जाए। उस हवाले से भी अब तक भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को कोई जवाब नहीं दिया। अब चूंकि वकील जो है भारत में ये केस चल रहे हैं, गुलाम हैदर जो पाकिस्तानी, उनकी तरफ से उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत डिप्लोमेटिक तरीका इख्तियार करे या फिर नेपाल के राह से, नेपाली गवर्नमेंट की मदद से अपने 4 जो पाकिस्तानी बच्चे उनको और सीमा हैदर को वापस लेने के लिए इक़दाम करे। इसमें मेन पर्सनैलिटी सीमा हैदर की है, सीमा हैदर का मौकिफ जानने की कोशिश की गई, उसका क्या मौकिफ सामने आ रहा है इस हवाले से? देखें, सीमा के जो ऑफ द रिकॉर्ड मौक़िफ़ सामने आता है, जो कि सोशल मीडिया, क्योंकि उसने वहाँ जाकर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के भी बनाए हैं, ऑफ द रिकॉर्ड मौक़िफ़ उसका ये है कि वो वहाँ गई तो थी लेकिन अब फंस चुकी है, वो पाकिस्तान वापस आना चाहती है, उसको किसी तरीके से निकाला जाए। लेकिन बिल्कुल, हमने गुज़िश्ता दिनों में ये भी सूरत हाल देखी थी, ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि सीमा के साथ मार पिटाई भी हुई है और सीमा ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान वापस आना चाहती है। तो ये किस किस्म का ट्विस्ट अब सामने आया है? देखें, यकम जो है फरवरी 2024 को मार पिटाई हुई थी, क्योंकि जो वहाँ के ज़राए हैं वो बताते हैं कि सचिन नामी जो शख्स है वो शराब पीता है, मुख्तलिफ किस्म के मंशियात इस्तेमाल करता है और वो सीमा को भरपूर किस्म की मार पिटाई करता है मुख्तलिफ इशू की वजह से। तो सीमा ने ये मुख्तलिफ औकात में जो उसको मारा गया था उसने वीडियोज़ बना बनाकर वहाँ भारतीय किसी शहरी को भेजी थी, चूँकि उनके साथ कुछ इस किस्म के रिलेशन थे जिसमें वो अपना दुख दर्द बयान कर सकती थी। उन्होंने जब ये देखा कि मामला जब ज़्यादा हद से तजावज़ कर चुका है कि सीमा या तो मर जाएगी इस तरह मार खा के, या फिर उसके बच्चे मुश्किल में हैं, तो अब बच्चों को किस तरीके से पाकिस्तान वापस भिजवाया जाए, तो ये चीज़ें उन्होंने वायरल की। लेकिन उस सीमा ने ये जो वीडियोस थी उसमें उनकी ऑडियोज़ भी मौजूद हैं जिसमें वो खुद कह रही है कि जी उसको मारा जा रहा है और वो पाकिस्तान वापस जाना चाहती है। लेकिन जब सोशल मीडिया पर, जब मीडिया पर सवाल उठाया जाता है तो कहा जाता है जी पाकिस्तानी बैठ के AI जनरेटेड ये वीडियोज़ हैं और ऑडियोज़ हैं उसको झुटलाया जा रहा है। लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं और ख़ुद भी हमने या जो इनके वकील हैं मोमिन मलिक साहब, वो भी कहते हैं जी फ्रांसिक करा लिया जाए तो पता चल जाएगा कि जो मारपीट की वीडियोस हैं असली हैं या नकली हैं। लेकिन जराए ये बताते हैं कि मारपीट भी की जाती है और सीमा खुद वापस भी आना चाहती है, लेकिन उसके पास वापस आने के लिए कोई सोर्सेज नहीं है जो वापस आ सके। गुलाम हैदर की तरफ से 10 से 11 केसेस किए गए हैं उसमें, क्योंकि गर्मियों की तातीलात चल रही है और कुछ अर्सा पहले आपको मालूम है कि भारत में इंतखाबात भी थे, तो इस वजह से जो है वो केसेस में कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई, इसलिए उनके वकील की तरफ से मुल्क ये मामला हो रहा है और पाकिस्तानी शहरी है सीमा हैदर, तो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जानिब से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, उनका क्या कोई मौक़िफ़ सामने आया इस हवाले से, इस तमाम मामले को लेके? देखिए, चाइल्ड राइट्स की एक एक्टिविस्ट हैं इकरा जुनेजो, उन्होंने जो नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उनको एक ख़त लिखा था और ये सारी सिचुएशन बताई गई थी कि एक माइनर बच्चे हैं और उनकी ना सिर्फ एक हुर्मत बल्कि उनका मजहब भी जबरी तौर पर तब्दील करवाया जा सकता है। बिल्कुल, शायद यहाँ मैं ये बात भूल गई, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ना सिर्फ सीमा, उसके बच्चों पे भी तशद्दुद किया गया है और बच्चों को भी मजबूर किया जा रहा है उनका मजहब तब्दील करने के लिए। तो ये इस मामले के हवाले से कोई डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये खौफनाक अमल ये भी है कि वो शख्स जो कि नाम निहाद या एक इलीगल जो है वो सीमा का शोहर है सचिन, वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वीडियोज़ में चाइल्ड अब्यूज़ करते हुए नज़र आता है। जो मुख्तलिफ उनके चैनल यूट्यूब चैनल हैं उस पर अगर हम फॉलो करें तो वहाँ से नज़र आता है कि वो उनको अब्यूज़ कर रहा होता है। वो गुड टच और बैड टच की जो सिचुएशन है वो तक भी सामने आ रही होती है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये सवालात उठाए ज़रूर गए हैं, लेकिन अब तक ना तो कौंसल एक्सेस दिया जा रहा है भारत की हुकूमत की तरफ से, और जो चाइल्ड
नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं, उन्होंने फॉरेन ऑफिस को खत लिखा था कि जो इकरा जुनैदो की तरफ से खत लिखा गया है उसके ऊपर बच्चों को वापस लाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। अब तक जो है फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई खास रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन आए रोज हम देखते हैं चाहे कश्मीर का इशू हो, कोई और इशू हो या इस्लाम के खिलाफ भी सीमा की तरफ से ना सिर्फ बयान दिलवाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो भारत सरकार शायद उसको किसी न किसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ गुलाम हैदर खुद पाकिस्तानी जो नेशनल है वो भी बेहद परेशान है कि 1-1.5 साल गुजर चुका है, ना सिर्फ उनके बच्चे बल्कि सीमा की वापसी के लिए भी कोई इकदाम हुकूमती सतह पर नजर नहीं आ रहे। दूसरा, उनके वकील ने जब अब खत लिखा है तो अब इम्कान ये पैदा हो रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और उसके बाद फिर नेपाल के लॉज भी ब्रेक हुए इसमें, तो उनकी ये मुश्तरका काविशों से भारत हुकूमत के ऊपर अगर प्रेशर पड़े तो बच्चों की वापसी या कम से कम अगर वो मर्जी से भी रह रहे हैं तो काउंसलर एक्सेस दिया जा सकता है। कहां पर हैं बच्चे? क्या मां के पास है या बच्चों की कस्टडी इस वक्त किसी और शख्स के पास है? देखें, जो सामने नजर आता है उसमें ये नज़र आता है जी बच्चे माँ के साथ हैं, लेकिन वहाँ के जो सोर्सेज हमें बताते हैं कि बच्चे खाने के टाइम या कुछ वक्त के लिए माँ के पास ज़रूर आते हैं, लेकिन वो किसी तीसरे घर में रहते हैं और ये खातून किसी और जगह रहती हैं। तो इसका मतलब ये है, ये कहा जा सकता है कि बच्चे जो हैं वो इस वक्त हब्से बेजा में रखे गए हैं। ये खत में भी इसी बात का इंकशाफ किया गया है कि बच्चों को इसी तरह डिटेन किया गया है, उनको वापस लेने के लिए हुकूमत पाकिस्तान इकदाम करे, क्योंकि ना सिर्फ सीमा हद का वहाँ भारत में रहना पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहा है, बल्कि इस्लाम के लिए भी उससे बयान दिलवाए जाते हैं और फिर इंडियन नेशनल मीडिया मुसलसल इस तरह की खबरों को रिपोर्ट भी करता है। तो अगर पाकिस्तानी हुकूमत इस बात की इन्वेस्टिगेशन करती है, खुल के इन्वेस्टिगेशन करती है, तो ये बात भी सामने आ जाएगी कि क्या सीमा अपनी मर्जी से गई है, सीमा को ले जाया गया है, या जो स्टेटमेंट है उनमें कुछ सदाकत है। इस हवाले से पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन इब्तिदा में जब भारतीय मीडिया ने ये खबरें नशर की थी उस वक्त ये चीज़ सामने ज़रूर आई थी कि लीगल वीज़ा लेके पहले दुबई का, उसके बाद दुबई के रास्ते वो नेपाल पहुंची थी काठमांडू, पाकिस्तान से वो कानूनी तौर पर गई है, गैर कानूनी नहीं गई थी और ना ही उसके खिलाफ कोई पाकिस्तान में कोई मुकदमा दर्ज है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस किस्म का कोई और रिएक्शन इसके ऊपर नहीं दिया, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के बरक्स ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर भारत की हुकूमत की बनती थी। अगर कोई इलीगल एंट्री थी, कोई और पाकिस्तानी वहाँ किसी तरह जाता है या पकड़ा जाता है तो उसको या तो जेल में डाल दिया जाता है, इवन कि इस तरह की लड़कियों की लव स्टोरीज की खबरें भी सामने आती हैं, उनको जेल में डालने के बाद डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन सीमा को 3 दिन के बाद जमानत मिली और उसके बाद फिर आज तक वो जो पाकिस्तान के खिलाफ भी, इस्लाम के खिलाफ भी उसके बयान मंजर यहाँ पर आते हैं। अब जो वकील का जो इंकशाफ है ये आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि अब हुकूमत पाकिस्तान अगर इस पर एक्शन लें तो वो 4 बच्चे कम से कम जरूर वापस आ सकते हैं। बाकी सीमा तो यही नुकता, क्या कानूनी तौर पर माँ से बच्चों की हवालगी जो है वो मुमकिन है? बिल्कुल, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी, भारत के कानून के मुताबिक भी बच्चे माइनर हैं और वो माइनर बच्चे अपनी मर्जी से अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकते। वहाँ ये दावा किया जा रहा है सीमा ने खुद मजहब तब्दील किया है, यानी कि मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट हो चुकी है और बच्चों से भी उनका मजहब तब्दील करा लिया गया है। लेकिन ये कि कानून के मुताबिक बच्चे 18 साल से कम उम्र की में हों तो वो अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकते। इंडियन कानून का भी हवाला दिया जाए तो वहाँ की जो स्टेट्स के कानून है, यानी कि यूपी में जो है, यूपी में भी उनका मजहब तब्दील नहीं किया जा सकता। उनका कानून जो है वो सख्ती से इस बात को पाबंद करता है, लेकिन उसके बावजूद ये वहाँ खुलेआम दावे किए जाते हैं कि चारों बच्चों ने, जिसकी उम्र 10 साल से कम है, उन्होंने भी मजहब उनका भी तब्दील करा लिया गया है और वो इलीगल जो है उस घर में रहते हैं। तो एक तो माँ अपने शोहर की मर्जी के बगैर बच्चों को ले जा नहीं सकती, पाकिस्तान के कानून की भी खिलाफ वर्जी है, इंडिया और नेपाल के कानून की भी खिलाफ वर्जी है, और उसके बाद फिर अगर लेके गई भी है तो उनको वापस लाने के लिए जो जिम्मेदारी बनती है बुनियादी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की बनती है, क्योंकि 1 साल गुजर जाने के बावजूद इसमें कोई इक़दामात हुकूमत पाकिस्तान या भारत की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन पुलिस से भी वहाँ जब बात होती है कि इसके खिलाफ 1 साल गुजर चुका है, FIR दर्ज हुई थी, FIR नंबर 159/2023 रबूपुरा थाने में दर्ज हुई थी, जो कि ग्रेटर नोएडा डिस्ट्रिक्ट का, यूपी स्टेट का एक थाना है। तो उसमें चार्जशीट पेश नहीं हुई। तो पहले कहा जाता था कि जी इलेक्शन चल रहे हैं, इसलिए जो है इलेक्शन की वजह से जो है पुलिस मसरूफ है, चालान पेश नहीं कर रही। इलेक्शन गुजर चुके हैं भारत में, लेकिन उसके बावजूद अब तक ना चालान पेश किया गया है, ना ही अदालतों में पेश किया जा रहा है। अच्छा शाहिद, हम मई से ये सुनते आ रहे हैं, हर रोज़ कोई नया ट्विस्ट सामने आ रहा है, कोई नया मोड़ ये कहानी जो है वो इख्तियार कर जाती है। तो अब जो सिचुएशन सामने आई है, इस सिचुएशन के बाद हम इस पूरे केस को इंसानी स्मगलिंग का केस करार दे सकते हैं?
100% इंसानी स्मगलिंग का केस है, क्योंकि माँ बाप की मर्जी के बगैर बच्चों को लेके गई। एक बेटा फरहान, फरवा और इसके फरहा और जो है वो फरहा बतूल जो है, 3 बेटियां हैं, एक फरहान बेटे का नाम है, वो गुलाम हैदर की मर्जी के बगैर गए हैं। तो ये एक तो इलीगल यहाँ से पाकिस्तान से उनको दूसरे मुल्क मुंतकिल करना, और उसके बाद नेपाल का विजिट वीजा था, नेपाल से फिर इलीगल भारत में दाखिल होना, ये भी एक क्राइम है, स्मगलिंग के जुमरे में आता है। आपको पता है कि हालिया दिनों में भी चाइल्ड स्मगलिंग के केसेस पाकिस्तान में, जिसमें आपको याद होगा अमेरिकन एम्बेसी की शिकायत के ऊपर पाकिस्तान में भी एक मुकदमा एक शख्सियत के खिलाफ चल रहा है। तो ये उसी नोयत का केस है कि माइनर बच्चों को बाप की मर्जी के बगैर और उस मुल्क की कानून की मर्जी के खिलाफ अगर कहीं मुंतकिल किया जाता है तो वो चाइल्ड स्मगलिंग के जुमरे में आता है। तो ये भी एक चाइल्ड स्मगलिंग का केस है। अब मामला ये है कि भारत की हुकूमत की तरफ से बहुत से रुख अब हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वीजा लिया गया था नेपाल का और इस वक्त सीमा है भारत में। तो क्या नेपाल की हुकूमत के अंदर भी इस तमाम मामले के ऊपर, इस केस के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि नेपाल से वो लोग गैर कानूनी तौर पर भारत में मुंतकिल किए गए हैं। नेपाली गवर्नमेंट को सेम खत फॉरवर्ड किया गया है। मोमिन मलिक एडवोकेट जो कि गुलाम हैदर के वकील हैं भारत में, उन्होंने ये बात उनको बावर कराई है नेपाल की हुकूमत को कि बुनियादी तौर पर जो सीमा मुंतकिल हुई है वो तो विजिट वीजे पे आई थी पाकिस्तान से काठमांडू के बाद दूसरे मुल्क मुंतकिल होना, ये नेपाल की कानून की भी खिलाफ वर्जी है, उनकी जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के कवानीन है उसकी भी खिलाफ वर्जी है, और उसके बाद फिर इस सरजमीन को क्राइम के लिए इस्तेमाल किया गया इंडियन शहरी की तरफ से, तो वो भी इलीगल है। तो उस पर एक्शन लिया जाए। बाकायदा तौर पर जो हमें इतलात मिली है वकील के जरिए, उनका यह कहना है कि नेपाली गवर्नमेंट ने भी अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। सवाल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस खत के बाद बच्चों की वापसी के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? देखिए, नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने फॉरेन ऑफिस को खत लिखा था इकरा जुनेजो के खत के बाद, उसमें भी अब तक कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया कि क्या भारत की हुकूमत से डिप्लोमेटिक तरीके से इकदाम किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। और इस खत पे जो कि गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक हैं, उन्होंने जो लिखा है सदर पाकिस्तान को, अब तक इसका भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन परेशानी इस वक्त इसलिए बढ़ती जा रही है कि माइनर बच्चे हैं और उनके साथ चाइल्ड अब्यूज़ के जो वीडियोज़ सामने रोज़ आती हैं, सीमा को मारपीट की वीडियो सामने आती है, और उसके बाद पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ जो उससे बयान दिलाए जाते हैं, ये मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें भारत, आपको पता है, वो तो बहाना ढूंढ रहा होता है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। तो एक सीमा टूल के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है, जिसको फौरी तौर पर पाकिस्तान हुकूमत को कार्रवाई करके उसको वापस लाने के लिए इक़दाम किए जा सकते हैं। बिल्कुल शाहिद, ऐसा ही है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो एक बहुत बड़ा जुर्म है और पाकिस्तान को इस हवाले से संजीदगी से सोचना होगा, नहीं तो सीमा जैसे लोगों को टूल बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा और पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जाएगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे रेलवे की। जी हाँ, PIA के बाद रेलवे का इदारा भी अब कौमी खजाने पर बोझ बनता जा रहा है। एक तो आमदन से ज़्यादा उसके अखराजात हैं, दूसरा आए रोज़ ट्रेन हादसात हैं। अब इन पर काबू कैसे पाया जाएगा और इन तमाम सूरत हाल से छुटकारा कैसे हासिल किया जाएगा, इस हवाले से रेलवे के आला अहदेदारों ने प्लान करने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान रेलवे में बड़े पैमाने पर रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी और पाकिस्तान रेलवेज ने पेंशन को फाइनेंस डिवीजन के सुपुर्द करने से मुतल्लिक भी तजावीज़ ले ली हैं। ये मामला क्या है और इतना खसारे में रेलवे का इदारा क्यों जा रहा है, इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फख्तर। फ़हीम, बताइए रेलवे की क्या सूरत हाल है इस वक्त? बहुत शुक्रिया फरजाना। जो ख़बर आज हम सामने लेके आए हैं ये पाकिस्तान में अवाम की बराए नाम जो सस्ती सवारी है उसके मसाइल से मुतालिक है। पाकिस्तान रेलवे बुनियादी तौर पर इस वक्त मसाइलिस्तान बन गया है। दुनिया भर में जहाँ भी रेल नेटवर्क है वहाँ पर रेलवे की सवारी सस्ती, मयारी, आरामदेह और महफूज तस्वुर की जाती है या फिर उसको माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ना तो रेलवे की सवारी सस्ती है, ना मयारी है और ना ही जो है वो महफूज है। जो तफसीलात सामने आई हैं, अगर उसके मुताबिक हम चीज़ें देखें तो गुज़श्ता 5 सालों में पाकिस्तान के 198 शहरी रेलवे हादसात का शिकार हुए हैं और 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम इनकी फ़ाइनेंस के ऊपर बात करें कि ये मालियाती खसारा इसका इस हद तक बढ़ चुका है कि 48 अरब रुपए वफाक की तरफ से सब्सिडी मिलती है रेलवे को, तब जाकर ये अपने अखराजात पूरे करते हैं। और ये इदारा भी बदकिस्मती से पाकिस्तान इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एयरलाइन की तरह ये भी पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ बनता जा रहा है। जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक 110 अरब रुपए के इनके जो सालाना अखराजात हैं वो पाकिस्तान रेलवे के हैं, टोटल अखराजात, और इसमें से टोटल जो आमदनी है पाकिस्तान रेलवे की तमाम तर इक़दामात करने के बावजूद वो सिर्फ 63 अरब रुपए है। और अगर इसको हम डिटेल में जाएँ तो जो सबसे बड़ा इसे कह सकते हैं कि जो खसारा पाकिस्तान रेलवे को आता है वो तनख्वाहें और पेंशन की मद में है। तकरीबन आधी से ज़्यादा जो आमदनी है पाकिस्तान रेलवे की वो उनकी जो पेंशन है, जो मुलाजमीन जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनमें जो है वो चली जाती है। 39 अरब रुपए सालाना की जो पेंशन है वो पाकिस्तान रेलवे जो है वो अपने मुलाजमीन जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको देता है, और 35 अरब रुपए से ज़्यादा की तनख्वाहें जो हैं वो इसकी हैं। इसके अलावा ऑपरेशनल जो चार्जेज़ हैं वो सिर्फ 29 अरब हैं, और बाकी जो मामलात हैं वो कुछ मामूली से चंद अरब हैं। और कुल 110 अरब में से ये देखें कि 63 अरब रुपए की अगर इसकी आमदनी है तो तकरीबन जो बाकी जो 48 अरब रुपए के करीब जो वफाकी हुकूमत है वो इनको जो है वो सब्सिडी की मद में देती है। अब पाकिस्तान रेलवे ने कुछ प्लान्स तैयार किए हैं कि हम इनके ऊपर इसको किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं। पहला प्लान जो है वो ये तैयार किया गया है कि जो पेंशन है, जो 38 अरब रुपए की पेंशन ये मुलाजमीन को मिलती है, ये वफाक अपनी तरफ या फिनांस वजारत खजाना अपने पास रख ले, ताकि हम ऑपरेशनल मामलात से या फिर जो अपनी आमदनी है उससे जो पाकिस्तान रेलवे है उसको चला सकें, और ये जो सब्सिडी वाला मामला है ये ख़त्म हो जाए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अराजी है वो पाकिस्तान रेलवे की है पूरे पाकिस्तान में। उसको पहले जो पॉलिसीज़ तैयार की जाती थी वो तवील मुद्दती होती थी, मतलब उनको 90 साल 33 साल या फिर इससे ज़्यादा अरसे के लिए जो है वो लोगों को लीज़ पर दिया जाता था, ज़मीनें दी जाती थी। अब इसकी जो प्लानिंग की जा रही है कि अब इन अराजियों को या फिर जो कमर्शल जो जगहें होंगी उनको भी कम मुद्दत के ऊपर, तवील मुद्दत की बजाय बल्कि कलील मुद्दती बुनियादों के ऊपर जो है इनको तकसीम की जाएंगी या फिर अलॉट की जाएंगी या फिर लीज़ के ऊपर दी जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे के जो कुल जो 1,26,000 के करीब कनेक्शंस हैं बिजली के डेस्कोज के, उनमें से 26,000 डेस्कोज को वापस कर दिए गए हैं, और 100 से ज़्यादा मकामात के ऊपर सोलर पैनल्स लगाकर सोलर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से नेस्पाक को जो ठेका है वो भी वजारत रेलवे की तरफ से या पाकिस्तान रेलवे की तरफ से दे दिया गया है, और इससे सालाना जो बताया जा रहा है कि 1 अरब रुपए के करीब इनको जो है वो बचत मिलेगी। इसके अलावा जो रेलवे के ग्रेड 19 से कम के जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर दफ्तरी औकात में AC चलाने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि इससे बिजली की भी जो है वो बचत होगी। और जो मौजूदा बजट है पाकिस्तान रेलवे का, इसमें से जो गाड़ियां हैं वो नहीं ख़रीदी जाएंगी, और जो बाकी मामलात हैं वो भी इसके साथ साथ किए जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें जो हादसात हैं जिसकी वजह से रेलवे के ऊपर जो सफ़र करने वाले पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए ये रिस्क फैक्टर जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। जो तफसीलात सामने आई उसके मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों में 198 पाकिस्तानी रेलवे हादसात में जाँ बहक हुए और 122 ज़ख्मी हुए। 2019 से 2023 के दौरान 537 ट्रेनें हादसात का शिकार हुई। जो बताई जाती है वजूहात, उनमें सबसे बड़ी जो वजह बताई गई है कि रेलवे की जो मशीनरी या फिर जो मटीरियल मामलात हैं उसकी वजह से 217 हादसात हुए। और 2024 चल रहा है, दुनिया किस तरीके से रेलवे को आगे लेके जा चुकी है, बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में अनमैन्ड जो फाटक हैं जहां पर कोई शख्स तैनात नहीं होता, पाकिस्तान तो अपना रेलवे ट्रैक तक ठीक नहीं कर सका है, उसकी वजह से जी उसके ऊपर भी आ रहे हैं। तो 172 के करीब जो हादसात हुए हैं वो सिर्फ अनमैन्ड जो क्रॉसिंग्स हैं उसकी वजह से हुए हैं। रेलवे ऑफिशियल्स की गलतियों की वजह से 103 हादसात हुए हैं। दहशतगर्दी के 7 वाक़यात हुए, कुदरती आफात की वजह से 6 हादसात हुए। मुसाफिर ट्रेनें जो टकराई हैं आपस में उनके 2 वाक़यात हुए, और माल बरदार और मुसाफिर ट्रेनों के टकराने से 6 हादसात हुए, और 25 ऐसे वाक़यात हुए जिनमें आतिशज़दगी हुई। अगर आप इसका डेटा देखें तो ये चीज़ सामने आती है कि सालाना पिछले 5 साल में सालाना 107 जो ट्रेनें हैं
वो हादसात का शिकार हुई हैं। मतलब 365 दिनों में से 107 दिन हमने देखे कि ट्रेनों के हादसात हुए हैं, और ये बड़ा खौफनाक किस्म का डेटा है। इसकी वजह से एक तो रेलवे गैर महफूज भी हो रही है, और लोग इसके ऊपर रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व हो चुका है कि लोग बिल्कुल फहीम, ये तो बेसिक सिचुएशन है जो हमारे सामने आ चुकी है रेलवे के इदारे को लेके। ये आपने स्टार्ट में हमें बताया कि इखराजात ज़्यादा हैं, आमदन कम है, तो फिर उन इखराजात को कैसे अब तक रेलवे का इदारा पूरा करता आ रहा है? सब्सिडी की मद में रोजाना वफाकी हुकूमत से 48 अरब रुपए की सब्सिडी मिलती है, उससे अपने अखराजात पूरे कर लेते हैं। हालांकि दुनिया भर की अगर देखें तो रेलवे ऐसा महकमा है या ऐसा शोबा है जो मुनाफा बख्श है। लोग जो है वो इससे तो क्योंकि गरीब के लिए भी थोड़ी सस्ती सवारी कंसीडर की जाती है, बजाय इसके कि हवाई सवारी को आप वो उसको खातिर में लाएं, रेलवे को पहले कंसीडर किया जाता है कि उसको गरीब भी अफोर्ड कर सकता है, इससे तो मुनाफा ज्यादा हो सकता है। तो फिर क्यों खसारे में जा रहा है? देखिए, तरजीह नहीं है, पाकिस्तान रेलवे को बेहतर बनाने की तरजीह ही नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं, मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में से एक बड़ी तरजीह जो बड़े मौशी मसाइल की बात तो करते ही हैं, लेकिन 48 अरब एक बड़ी रकम है जो कि आप एक रेलवे को दे रहे हैं, उसको बेहतर करके आप 48 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कर सकते हैं अगर बेहतरी की जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से ये मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई है, अभी तक रेलवे का मिनिस्टर तैनात नहीं किया गया। अभी भी इंचार्ज मिनिस्टर जो है वो वज़ीर आज़म खुद हैं। तो अब जो रेलवे को चला रहे हैं वो सेक्रेटरीज चला रही हैं, ब्यूरोक्रेसी चला रही है, बाबू चला रहे हैं, और आगे आपके सामने मामला खुद अंदाज़ा लगा लें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रेलवे के बेहतर ना होने की वजह से पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो भी बढ़ जाता है। पाकिस्तान के जो इंपोर्ट बिल में ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो पेट्रोलियम मसनूआत का होता है, खाम माल का खाम तेल का होता है, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स की मद में पाकिस्तान से जो ज़र मुबादला है वो बाहर जाता है। अगर रेलवे को बेहतर किया जाए और रेलवे के सिस्टम को, जिस तरह से आपने पहले भी सवाल किया कि पटड़ी अभी तक हमने ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ML1 का मनसूबा भी अभी तक जो है वो, मतलब ML1 जैसा एक बड़ा मनसूबा जो है बनना है, और अभी तक आपने रेलवे का मिनिस्टर तैनात नहीं किया। तो बात यह है कि रेलवे बेहतर ना होने की वजह से लोग जो हैं वो सफ़र नहीं करते। मजबूरी के आलम में जो लोग सफ़र करते हैं उनके भी मामला देखें कि वो अल्लाह के आसरे के ऊपर, मतलब रिस्क के ऊपर जो है वो जा रहे होते हैं। और उधर भी वजारत महकमा रेलवे की जानिब से जो है वो उसके जो किराए हैं वो बढ़ाए गए हैं। तो इंपोर्ट बिल को बचाने के लिए रेलवे को बेहतर बनाना चाहिए, हुकूमत को तरजीहात में इसको शामिल करना चाहिए, जिसकी वजह से रेलवे बेहतर ना होने की वजह से एक तरफ किराए बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखें तो रेलवे के इखराजात आमदन से ज्यादा होने की वजह क्या सामने आ रही है? क्योंकि किराए तक तो बढ़ा दिए हैं। देखिए, ये जो बड़ी वजूहात हैं उनमें से एक बड़ी वजह तनख्वाह और जो पेंशन है, जो कि वजारत रेलवे और महकमा रेलवे ये कहते हैं कि तनख्वाहें और पेंशन है और उसकी वजह से जो है वो हमें नुकसान का सामना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ट्रेन को बेहतर किया जाए, या फिर जो और भी जो एक्सपर्ट्स हैं, इवन के पार्लियामेंट के अंदर भी बाज़ औक़ात डिस्कशंस होती है, तो उसमें भी यही बात की जाती है कि रेलवे के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये मुनाफे में जा सकती है, लेकिन तरजीहात में नहीं है। अब देखिए, हमारी मैक्सिमम जो रेलवे की गाड़ियों की, ट्रेनों की जो स्पीड है वो कम है, 80, 90 या मैक्सिमम 100 तक जाती हैं। और जो कराची तक जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो ट्रेन की बजाय बसेस को तरजीह देते हैं, या फिर अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको तरजीह देते हैं। इसकी वजह से पेट्रोल या डीजल जो है वो ज़्यादा खर्च होता है, इंपोर्ट बिल ज़्यादा पाकिस्तान का बनता है। तो रेलवे को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। रीस्ट्रक्चरिंग जो की जा रही है वो उस तरह से नहीं की जा रही। ये जो दीगर अखराजात, जैसे आप ऑफिसर्स के AC बंद कर दें, ये इस तरह किए जा रहे हैं। क्या ये सारी चीजें, ये रीस्ट्रक्चरिंग से मुराद कौन कौन सी चीजें ली जा रही हैं? जिस तरह से कहा जा रहा है कि रेलवे को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, ऑलरेडी एक इदारा जो है वो खसारे में जा रहा है, तो किस तरह से रीस्ट्रक्चर किया जाएगा? क्या प्लान मुरतब किया जा रहा है? क्या बिजली के बचत हो जाएगी तो फिर ये खसारे में जाना बंद हो जाएगा? देखें, ये लेफ्ट राइट घूम रहे हैं, मेन मुद्दे के ऊपर फरजाना आई नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि ट्रेन जो है वो ट्रेन असल में जो ट्रेन की पटड़ी है, रेलवे ट्रैक है, वो उसको बेहतर करना है, ट्रेनों की स्पीड बेहतर करनी है, ज़बरदस्त अच्छी और मयारी आपने सर्विसेज फराहम करनी है। जो कि हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर ट्रांसपोर्ट के अंदर लोगों को बेहतरीन सहूलियात मिल रही होती हैं, लोग वहाँ ज़्यादा जा रहे होते हैं। इसको महफूज बनाना है। बात वही है कि जो हादसात हुए हैं अनमैन्ड फाटक, अभी तक उसको नहीं बेहतर किया जा सका कि वहाँ पर कोई बंदा तैनात नहीं होता और वो बगैर किसी शख्स के फाटक मौजूद हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ से जो लोग गुजरने वाले हैं वो भी गैर महफूज हैं और जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग वो भी गैर महफूज हैं।
तो तरजीह बनानी पड़ेगी रेलवे को, ML1 मनसूबे के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग और बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक इस हुकूमत में वजारत रेलवे के अंदर किसी ना वजीर मुमलकत बनाया गया है, ना किसी को वफाकी वजीर बनाया गया है कि जो आए और उसकी तरजीही बुनियादों के ऊपर ब्यूरोक्रेसी से पूछे कि भाई आप इस सोलर के ऊपर शिफ्ट करने से ठीक है 1 अरब रुपए की बचत आ जाएगी, ठीक है आप जो है वो गाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगा देंगे, AC इस्तेमाल करने के ऊपर पाबंदी लगा देंगे, वो ट्रेन की पटड़ी कैसे ठीक करेंगे, आप ट्रैक कहां से ठीक करेंगे ताकि लोगों का ट्रस्ट बढ़े। फहीम, देखा जाए तो रेलवे का इदारा बहुत पुराना इदारा है और इतने अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि बेशुमार हादसात, 20 हादसात आपने हमें गिनवा दिए हैं। तो जब ये हादसात पेश आते हैं तो उसकी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए आज तक कोई इक़दामात सामने आए हैं, कोई किए गए हैं इक़दामात? देखिए फिगर सामने आ जाते हैं, इतने हादसात हुए, इतने लोग जख्मी हुए, इतने लोग जाँ बहक हो गए। कुछ दिन तक ये टीवी चैनल्स के ऊपर या अखबारात के अंदर रिपोर्ट होता है, कहीं मामला हाईलाइट होता है और फिर ये कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है, इंक्वायरी कराई जाती है और उसके अंदर मुलाजमीन को जो है वो सज़ा दे दी जाती है। लेकिन बात यह है कि उसको रिस्ट्रक्चर कैसे करेंगे? रिस्ट्रक्चरिंग ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक आप अपने रेलवे के सिस्टम को अपग्रेड नहीं करेंगे, अब हमें आसरा और उम्मीद तो है कि CPEC के ज़रिए या फिर चाइना के ज़रिए जो है ML1 का मनसूबा जो हो जाएगा, लेकिन वो भी उस लेवल के ऊपर उसकी पेशरफ्त नहीं हो रही कि उसको अगर उस काम को बेहतर किया जा सके या फिर तेज़ किया जा सके। तो ये PIA की तरह ये भी अब बोझ बनता जा रहा है पाकिस्तान की आवाम के लिए। एक सबसे बेहतरीन और सस्ती सवारी बन तो सकती है लेकिन अब बन नहीं पा रही, किराए महंगे कर दिए जाते हैं, AC इस्तेमाल करने को एक और चीज का आपने जिक्र किया था, वो था शमसी तवानाई से मुतल्लिक कोई मंसूबा तैयार किया जा रहा है ताकि वो उसको रेलवे को उसके ऊपर शिफ्ट किया जाए। तो एक तरफ हम ऑलरेडी ये बचत करने की कोशिश कर रहे हैं कि AC बंद कर दिया जाए, बिजली का कम इस्तेमाल हो। दूसरी जानिब जब हम सोलर पैनल्स की तनसीब करेंगे तो उसके लिए क्या फंड्स दरकार नहीं होंगे? वो कहां से जारी किए जाएंगे? देखिए 1,65,000 के करीब बिजली के जो कनेक्शंस हैं वो पाकिस्तान रेलवे के पास हैं मुख्तलिफ डेस्कोज के जरिए। तो 26,000 के करीब डेस्कोज को कनेक्शंस वजारत रेलवे या महकमा रेलवे ने वापस कर दिए हैं और 100 के करीब ऐसे मकामात हैं जिसके ऊपर शमसी तवानाई के ज़रिए उनको चलाने का मनसूबा बनाया गया। और इस हवाले से नेस्पाक को जो ठेका दिया गया है वो ठेका उसके ऊपर रेलवे के अखराजात तो नहीं आएंगे, वो नेस्पाक खर्च करेगा। और जिस तरह बिल्ड ऑपरेट और बाकी जो ट्रांसफ़र वाला एक मुआहदा है उसके तहत ये हासिल किया गया है और इससे वो कह रहे हैं कि हमें सालाना 1 अरब रुपए की जो है वो बचत आ जाएगी। ठीक है, ये बेहतर है कि आप इससे अखराजात कम हो जाएंगे, लेकिन क्या इससे आमदनी बढ़ेगी? आमदनी कैसे बढ़ेगी? आमदनी बढ़ाने के लिए आपको ट्रैक को ठीक करना पड़ेगा, आपको सर्विसेज बेहतर करनी पड़ेंगी, आपको ट्रेनें बेहतर लानी पड़ेंगी ताकि लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय अपनी गाड़ियों पर जाने की बजाय शहरों के अंदर या सफ़र करने के लिए उधर जो है वो ट्रेन के ऊपर आ जाएंगे। फिर गुड्स की भी आप देख लें कि गुड्स की जो ट्रेनें होती हैं, माल बरदार ट्रेनें, उनको भी बेहतर बनाना होगा। ये भी एक बड़ा जो जिसे कह सकते हैं कि सेक्टर है जहाँ से रेलवे को आमदनी आ सकती है। वो सारा जो आमदनी जो गुड्स के जरिए आनी चाहिए, माल बरदार गाड़ियों के जरिए आनी चाहिए, वो भी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके थ्रू हो रही है, ट्रकों के जरिए, ट्रॉलर्स के जरिए आ रही है। सबसे अहम बात जो है वो यही है कि रेलवे के इदारे को हमें बेहतर बनाना है। ये एक सस्ती सवारी है जिसे हमने आम आवाम के लिए खतरनाक सवारी बना दिया है, जो आए रोज हादसात का बायस बनती है। हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से सोचना चाहिए कि वो गरीब सहूलत दे के कितनी आमदन कमा सकती है। नाज़रीन, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आखिर में बात कर लेते हैं सिंध में पेश किए जाने वाले बजट की, जहां पुरानी स्कीमों को मुकम्मल करने का जवाब देकर अवामी फलाह के लिए कोई नया मंसूबा बजट में नहीं रखा गया। अलबत्ता मनपसंद स्कीमों और ख़ास तौर पर वज़ीरों, मशीरों और अफसरों की अय्याशी के लिए मंसूबे ज़रूर रखे गए हैं। 2007 में कराची के शहरियों को पानी की फराहमी का मेगा मंसूबा K4 जैसे कई मंसूबे आज भी मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अरबों रुपए स्कीमों के नाम पर कौमी खजाने से लिए जा रहे हैं और सूबाई वुज़रा, मशीरों, कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स की मौजें लगी हुई हैं।
मजीद इस खबर के अंदर की खबर क्या है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खोखर से। जाहिद, क्या मंसूबा है और क्या किया जा रहा है, आगे का लाए अमल बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से इस बजट में कोई भी नया मंसूबा आवाम की फलाह और बहबूद के लिए नहीं शुरू किया गया है। सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि जो पुराने जो स्कीम्स हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा, मगर बदकिस्मती की बात है कि वो सिर्फ ये ऐलान ही रह गया। बाकी अगर हम देखते हैं, एक चीज़ हमारे सामने आई है कि महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से एक मंसूबा इस दौरान नया लाया गया है और उस मंसूबे को तकमील भी किया जाएगा, उसके लिए फंड्स भी मुख्तस कर दिए गए हैं। अच्छा। तकरीबन एक हफ्ता कबल इस बजट को मंजूर होने के से पहले 19 करोड़ रुपए की स्कीम रखी गई है महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के कॉन्फ्रेंस कमेटी रूम और उसके मुतल्लिका जो मुंसलिक ऑफिसेज हैं उनकी तामीर के लिए। और ये मंसूबा जो है मंजूरी दी गई थी, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन के चेयरमैन की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था और इसमें ये फैसला किया गया कि सिंध सेक्रेटेरिएट, जिसको तुगलक हाउस कहा जाता है, उसकी छत पर जो है वो स्टील फ्रेम और फाइबर और लकड़ी के जो है फ्लोर बनाए जाएंगे। माली साल के ख़त्म होने से एक हफ्ता कबल इतना महंगा मंसूबा मंजूर करने के हवाले से सख्त तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा इनको ज़रूर, क्योंकि अगर सीमेंट से भी ये छत तैयार की जाती तो ज़रा का कहना है कि सिर्फ 2 करोड़ रुपए में ये छत मुकम्मल हो सकती थी। अच्छा। मगर ये फैसला किया गया है कि हुकूमत ने नए साल माली साल से कबल तरक्याती मंसूबे पर पाबंदी आयद की थी, मगर इसके बावजूद भी ये मंसूबा मुकम्मल होगा। इतना भारी मंसूबा किसी भी मुतल्लिका फोरम से मंजूर नहीं किया गया, PC1 तैयार नहीं किया गया। ढांचा इसका बाहर से तैयार होगा, छत पर लाकर इसको छत पर फिट किया जाएगा। इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी हायर कर दिया गया है। समझे कि ये कुछ दिनों के अंदर ये काम भी शुरू हो जाएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि कोई नई स्कीम नहीं शुरू की जाएगी, क्योंकि जो है वो इस वक्त पुरानी स्कीम्स काफ़ी चल रही, काफ़ी सालों से उनको मुकम्मल किया जाएगा। और उसके अलावा ये भी है कि कोई माली बहरान के जो मामलात हैं वो भी कुछ हुकूमत को उनका भी सामना था। मगर देखा ही गया है कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ और सिर्फ आवाम के फलाह बहबूद के लिए कोई मनसूबा शुरू नहीं किया गया, बल्कि जो हुक्मरान हैं, जो वजीर मशीर हैं, जो अफसरान हैं, उनकी अयाशी के लिए मुख्तलिफ मंसूबे ज़रूर शुरू किए गए हैं। उनके भी मुतल्लिक हम ज़रूर बताएंगे। जो पुराने मंसूबे हैं उनके मुतल्लिक हम आपको बताएं कि 2007 में कराची के शहरियों को पीने के पानी के हवाले से केयर 4 का मंसूबा शुरू किया था। अच्छा। 25 अरब रुपए की लागत से मंसूबा शुरू किया गया था। इस वक्त 150 अरब रुपए से जायद ये जो है मंसूबा चला गया है, उसकी लागत जो है, मगर इस वक्त भी वो मुकम्मल मंसूबा नहीं हो सका। कराची के शहरी रोज़ाना सरापा एहतजाज होते हैं, उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, बहुत से इशूज़ होते हैं। 2001 में जो है वो बलूचिस्तान और पंजाब से आने वाले जहरीले पानी को मुतबादिल रास्ता देकर RBOD एक मंसूबा बनाया गया था, जिसके जरिए ये समंदर में इस पानी को छोड़ना था। मगर अच्छा। बदकिस्मती से 23 साल मुकम्मल होने के बावजूद ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ है। और जब भी बारिशें आती हैं तो ये इस मंसूबे से जहां से शुरू होता है, जहां से खत्म होता है, वो लोगों को डुबोता हुआ जरूर जाता है। फिर उसको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। अरबों रुपए इस मंसूबे पर खर्च हो चुके हैं। मुख्तलिफ इदारों की जानिब से तहकीकात भी जारी है इस हवाले से, मगर बदकिस्मती से जिन अफसरान ने या जो हुक्मरान थे जिन्होंने ये फंड हड़प किए, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। ये 2002 में 22 करोड़ रुपए की लागत से जिला घौटकी में एक स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टेट का मंसूबा शुरू किया गया था। 22 साल हो गए हैं और हर साल बजट में इन पर फंड्स रकम जो मुख्तस होती है वो खर्च भी होती है, मंसूबा मुकम्मल नहीं होता अभी तक। कराची के इलाके गुलबर्ग, न्यू कराची, लांडी, कोरंगी और बल्दिया टाउन के जो लोग हैं उनके लिए 2006 में 86 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स स्टेडियम्स बनाने थे। ये मंसूबा भी ताहाल जो है इल्तवा का शिकार है, मुकम्मल नहीं हो सका है। मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि 2007 में ना मंसूबे अभी तो कई मंसूबे जो हैं वो तो दिए ही नहीं गए हैं, और जो मंसूबे थे वो मंजूर हुए ही नहीं हैं, और PC1 वो भी नहीं बना है। तो फंड्स किस मद में मंजूर कराए गए हैं और किसने लिए हैं, कोई चेक एंड बैलेंस है उसके ऊपर? सिंध की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो मुख्तलिफ सरकारी जो महकमे हैं उनके साथ मिलकर बजट बनाते हैं। मुख्तलिफ स्कीम्स जो होती है वो मंजूर की जाती हैं। ये समझें कि सारे जो मंसूबे हैं उनको मुकम्मल करने का या बनाने का तकरीबन अख्तियार जो है
वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के पास होता है। क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि और कोई नई स्कीम नहीं शुरू की जाएगी, मगर ये जो महकमा है ये बादशाह महकमा है। इसके सामने कोई हुकूमती ऐलानात या इसके सामने कोई पॉलिसीज कोई अहमियत नहीं रखती है। इनकी मर्जी हुई, इनको एक ख्याल आया कि ये जो स्पेस है हमारे पास बिल्कुल कम है, इसलिए हमें ज़रूरत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी मंसूबा मंजूर करवा सकते हैं और किसी भी रेट पर, मतलब महंगे दामों पर, इतने में सिर्फ स्टील, फाइबर और इनके जो लकड़ी के जो फ्रेम है उसको सिर्फ 19 करोड़ रुपए का ठेका देकर वो मंजूरी दे दी गई है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सिंध के अंदर बदकिस्मती की बात यह है कि मंसूबे मुकम्मल इसलिए भी नहीं होते हैं कि 50 से 60% जो है कमीशन वो उन अफसरान के जेबों में जाती है या वो उस महकमे के जो अहम जो बासर लोग हैं उनके जेबों में जाती है। इसलिए ठेकेदार के पास जो रकम बचती है वो उसमें से थोड़ा काम कराता है, थोड़े पैसे अपनी जेब में रखता है। इसलिए कोई भी सिंध का जो है जो मंसूबा है वो मुकम्मल नहीं होता। इसी तरह से 2007 का भी मैं आपको बता दूं कि इस तरह मुख्तलिफ मंसूबे हैं। थोड़ी सी रेफरेंस के तौर पर इस तरह से तो कई सैकड़ों मंसूबे हैं जिनको मुकम्मल होना था मगर इस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सका। मैं सिर्फ ये बात आपको बता दूं कि जो ठट्टा बद्दीन शिकारपुर में मछली की अफजाइश के लिए जो मंसूबा था उसके लिए 78 करोड़ रुपए रखे गए थे और 71 करोड़ रुपए इस वक्त खर्च हो चुके हैं, मगर मंसूबा कहीं भी हमें नजर नहीं आता। अगर आप जाएंगे तो आपको कोई चीज जो है वहां पर ईंट लगी हुई भी नहीं मिलेगी। और इसी तरह से माइग्रों के लिए हॉक्स बे, 0 पॉइंट, बदीन, मंशर झील और किंजर झील पर मॉडल विलेजेस बनाने थे। 2007 का मंसूबा था। 48 करोड़ रुपए जारी जो का मंसूबा था, 46 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं इन मॉडल विलेजेस पर, मगर वो माहीगीरों को, गरीबों को कोई घर वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। और सिंध के 5 जो है शहर मुख्तलिफ थे जिनमें पब्लिक स्कूल कायम करने थे। 2007 का मंसूबा था और इस वक्त तक वो नहीं हुआ है। जो लोग हैं सिंध के, जो सब्जियाँ उगाते हैं, जो फल फ्रूट उगाते हैं, उनका लिए एक मंसूबा बनाया गया था कि ये एग्रो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ताकि उनके जो है सब्जियाँ, फ्रूट और फूल आलमी मार्केट में जाके फरोख्त किए जा सकें। 22 साल गुजर गए हैं इस मंसूबे को, मगर ये मंसूबा जाहिद, ये तो वो मंसूबे हैं ना जो जारी थे और ताहाल नामुकम्मल हैं। आपने कुछ नए मंसूबों का भी जिक्र किया है। नए माली साल में तो नए तरक्याती मंसूबों पर पाबंदी है, तो फिर उनकी मंजूरी कैसे दे दी गई? कोई कानून नहीं है, मैंने आपको बताया ना, कोई कानून नहीं है कि इनको किस तरह से मंजूर कराया गया है। उन्होंने खुद जो है मंसूबा बनाया और वहां से मंजूर कराया। इसकी PC1 सारे मामलात होते हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया। ये जो प्रेजेंटेशन 2 रोज कबल ये इजलास हुआ था चेयरमैन PND की ज़ेर सदारत, उसमें ये बताया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सारा किस कंपनी को दिया गया है। वो कंपनी भी मौजूद है, कंपनी का नाम भी मौजूद है। वो कुछ दिनों के अंदर जैसे बजट मंजूर हो जाएगा तो उसके बाद उनको फंड्स रिलीज होंगे। और ये जो ढांचा है 19 करोड़ रुपए का ढांचा, ये सीधा जो है आवाम के पैसों पर डाका कहा जा सकता है इसको, कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपको अगर जरूरत भी है किसी चीज की तो उसका एक जो है कानून होता है, कानूनी तकाजा होते हैं जिसको पूरा नहीं किया गया। बात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती। इस तरह से हम और भी बजट में अगर नजर डालेंगे, बजट अभी तक जो है लोग देखेंगे। तो जाहिद, ये जो 19 करोड़ का जिक्र आपने किया है, ये 19 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर हो गए हैं, तो इसका ठेका किसे दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, एक केसर खान एंड कंपनी का नाम है जिसकी प्रेजेंटेशन बनाएगी, जिसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, नाजरीन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उन्होंने जो इसका नक्शा बनाया है, जो फ्रेम बनाया है, वो भी देख सकते हैं कि उन्होंने फाइनलाइज करके जो रिक्वायरमेंट थी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की उसके मुताबिक उनको बना के दिया। ये मुख्तलिफ जो है, किसी में लोहा लगेगा, किसी में फाइबर, लकड़ी, ये मिक्स करके एक फ्रेम बाहर से तैयार करके आएंगे जो आके सिर्फ और सिर्फ वहां से फिट करेंगे। और ये जो है अफसरान उनमें एयर कंडीशन और जो रिक्वायरमेंट्स है वो रख के और अपना काम शुरू करेंगे। तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आप सिर्फ अंदाजा करें इनकी जो संजीदगी का, कि लोगों के लिए कितने मुखलिस हैं, कि सिर्फ और सिर्फ मौजूदा बजट में सिर्फ गाड़ियां खरीदने के लिए उन्होंने जो 7 अरब 31 करोड़ रुपए रखे हैं, जो महंगी और लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी, जो उन वजीरों मशीरों में बांटी जाएंगी, जो कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, यानी उन गाड़ियों के लिए तो पैसे हैं, लेकिन अवाम की फलाह के लिए जो मंसूबे रखे जाने चाहिए उनके लिए पैसे नहीं है अवाम के पास, हुकूमत के पास।
बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है उनके पास। सिर्फ और सिर्फ जो बजट पर वैसे भी जो आती रही हैं खबरें, आपने भी देखी होंगी, सब आवाम ने देखी हैं कि वहाँ पर वज़ीर आला हाउस की तज़ीन और आराइश के लिए, वहाँ के मेहमानों के लिए तोहफे तायफ देने के लिए भी बजट में इजाफा किया गया है। मगर लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, उनको पीने के पानी के मसाइल हैं या और कोई मसाइल हैं, उनके लिए कोई मनसूबा शुरू नहीं किया गया है। हाँ, उनको ज़रूरत थी इस बात की कि जो वज़ीर और मशीर या इनके अफसरान जो हैं, वो जिनके पास जो गाड़ियाँ हैं वो लग्जरी होनी चाहिए, वो जहाँ पे जाएं। मतलब ये है कि ये हुकूमत जो है, इनकी प्रायोरिटी जो है यही है कि सिर्फ और सिर्फ वो खुद अपने लिए या अपनी सहूलत के लिए तो मंसूबे, यानी अफसरान को हर तरह की सहूलत होनी चाहिए। अवाम चाहे जितनी मर्जी तकलीफ में हो, लेकिन अफसरान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बाबू को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना उनको दफ्तर में तकलीफ होनी चाहिए, ना उनको अगर वो फील्ड में जाते हैं तो कि फील्ड के जो अफसरान हैं, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी 4 व्हील ड्राइव गाड़ी होनी चाहिए। मतलब 1.25 करोड़ रुपए की गाड़ी सिर्फ उसके पास होनी चाहिए। ये अवाम के नुमाइंदे हैं। और इसी तरह से जो महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं, उसी तरह 3 से 4 करोड़ रुपए की गाड़ी वजीर साहब के पास हो, मशीर साहब के पास हो, ब्यूरोक्रेट के पास कम से कम जो गाड़ी है 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। उनकी मेंटेनेंस होती है, उनके फ्यूल होती है। तो ये हमारे अवाम के खादिम हैं, अवाम के जो नुमाइंदे हैं, जिनको हम बोले कि सूबाई वज़रा जो हैं, ये वही लोग हैं जिनको अवाम मुंतखब करता है। ये वही लोग हैं जो अवाम के लिए कहते हैं कि हम खादिम भी है, सर पब्लिक सर्वेंट हैं। तो ये अपनी अयाशी के लिए तमाम जो मामला वो बजट में रखते हैं। मगर बदकिस्मती की बात है कि अवाम के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए हमें इस बजट में कोई मंसूबा नज़र नहीं आया। अच्छा जाहिद, आपने मॉडल विलेजेस का भी जिक्र किया कि वो बनाए जाने थे खेंजर झीलों पर, तो उस हवाले से फंड्स भी जारी किए गए, लेकिन अगर देखा जाए वहाँ पर उसका नामो निशान तक नहीं है। तो इस हवाले से कोई पूछने वाला नहीं है, किसी ने उस हवाले से नहीं पूछा। कोई पूछने वाले, मैंने बताया ना कि ये शुरू हुए, मंसूबा शुरू किया गया और उसमें बजट भी जारी होते रहे, हर साल इनको पैसे भी मिलते रहते हैं, मगर कोई भी वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। बदकिस्मती की बात यह है कि 2005 से हाईवेज पर 105 पुलिस की पोस्टें कायम करनी थी। ये जो कि बहुत जरूरी है, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो चेक पोस्टें थी, चेक पोस्टें तक कायम नहीं की गई हैं। देखें, अब अभी हम जिन मसाइल को जो हम रिसेंटली हम देखें 1-2 दिन से, और वैसे भी अगर हम सीपेक और भी मामला देखें तो उनका कंसर्न ज़्यादा यही है कि अमन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो। हमारी ये जो संजीदगी का मुजाहरा ये है कि 105 जो पुलिस चेक पोस्टें बनानी थी और उन पर 48 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। आप कराची से निकलें, कश्मीर तक जाएं, कहीं आपको इस तरह से इस मद में कोई चेक पोस्ट आपको नजर नहीं आएगी। मगर 48 करोड़ रुपए तो कहां खर्च हुए, इतनी चेक पोस्टों में से कोई एक आधी भी चेक पोस्ट बनाई गई? कोई नजर नहीं आती। मैं वही तो कह रहा हूं कि इस तरह से 48 करोड़ रुपए जारी हो चुके, तो वो 48 करोड़ कहां गए? नहीं दिखाई दे तो कौन करेगा? पुलिस डिपार्टमेंट की कौन तहकीकात करेगा? हमारे तहकीकाती इदारे भी जो है माशाल्लाह से, तो इस तरह से कोई देखे। और इसी तरह से कई सैकड़ों मंसूबे, कोई एक की बात नहीं है। हर जिस मंसूबे पे हम नज़र डालेंगे तो उसी तरह से मंसूबों पर पैसे तो खर्च होते हुए हैं, बजट में भी रखते हैं, मगर सरजमीन पर कोई काम नज़र नहीं आता है। और तो मामला अपनी जगह पर, मगर लोगों को जो पीने का पानी है, उनकी तालीम है, उनके हवाले से भी जो मैंने आपको बताया पब्लिक स्कूल्स का मंसूबा था, वो तक भी नहीं बनाया जा सका है इसी वक्त। ये है संजीदगी का मुजाहरा जो है। ये 2007 में 97 करोड़ रुपए की लागत से पब्लिक स्कूल्स 5 शहरों में बनाने थे, उसका भी कोई अता पता नहीं है कि कहाँ पे बन रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है सिंध के अंदर। हम तो रोना ही रो सकते हैं, हम तो पॉइंट आउट ही कर सकते हैं। अब हुक्मरानों पर मुनसर है कि वो किस तरह से संजीदगी का मुजाहरा करते हैं। वाकई वो आवाम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन जाहिद, पीने का साफ पानी तो बेसिक नेसेसिटीज में आता है, आज तक उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया जा सका। फंड्स तो करोड़ों के हिसाब से दे दिए जाते हैं। हम वही तो कहते हैं कि आप पूरे सिंध में जाएं, वहाँ पर आप K4 का मंसूबा मैंने आपको बताया, ये कराची के शहरियों के लिए है। ये तो कराची के अंदर लोग जो हैं पीने के पानी के लिए भी तरसते हैं। आप कराची से कश्मीर तक चले जाएं, आपको कोई भी
पीने का साफ पानी का कोई मंसूबा नजर बिल्कुल नहीं है। जाहिर देखा जाए तो कराची की सूरत हाल इस वक्त बहुत ज्यादा तवज्जो तलब है और बहुत से मंसूबे जो कि शुरू तो किए गए हैं मुकम्मल नहीं किया गया। हुकूमत को इस जानिब अपनी तवज्जो देनी चाहिए और वो मंसूबे जो अभी तक नामुकम्मल हैं उन्हें मुकम्मल करना चाहिए ताकि अवाम को कम अज कम बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो दी जाएं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मजीद अहम मसाइल के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।